हेलो गाइस, दिस इज योर अमित एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज का भी वीडियो जो है थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है। तो आज का जो ये हम लोग का सेशन है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास 12 विस्तास बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको आज हम लोग है कवर करने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और इसका जो नरेटर कौन है, इसका राइटर कौन है, उसका नाम आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग थोड़ा बहुत भी बुक देखते हो। कर दिया जी हाँ। इसका नरेटर का नाम है तिसानी दोषी। क्या नाम है? तिसानी दोषी। तो ये जो चैप्टर है बहुत किसी को बहुत ज्यादा हार्ड लगता होगा, लेकिन ये चैप्टर ज्यादा हार्ड है नहीं। आपको आज ये वीडियो देखने के बाद ये और भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर के माध्यम से हमारी तिसानी दोषी जी ये बताना चाहती है कि हमारा ह्यूमन इंपैक्ट हमारा ग्लोबल में किस तरह का हो रहा है। और मैं जहां तक हो सका है इस कंटेंट के माध्यम से बहुत इजी तरीके से आपको आज समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए, क्योंकि वीडियो ऐसे भी बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे ताकि आप लोग का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए कि इस चैप्टर में है क्या। तो पहले आपको बता दें कि चैप्टर जो है एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये एक जर्नी है किसका? ना तिसानी दोषी का। वो एक जर्नी करती है जो कि 52 बच्चों का एक जर्नी रहता है और उसको गोल्फ ग्रीन नामक जो है एक कैनेडियन उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले इसका जो लिखा हुआ है एक एक नोट्स को, और आप लोग को समझा देते हैं कि कैसे किस तरह का ये चैप्टर है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि चैप्टर क्या है। तो ये चैप्टर जो है एक जर्नी है। किस चीज का जर्नी है भाई? द एंड ऑफ द अर्थ। एंड ऑफ द अर्थ मतलब समझ रहे होंगे आपको, तो इस टाइटल से समझ में आ रहा होगा ना कि क्या है, लेकिन अभी आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चैप्टर बोलना क्या चाहता है। तो हम लोग का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट क्या बता रहा है? द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जो है ये जो जर्नी है वो कौन सा जर्नी है ना? कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडेस्ट प्लेस का है। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंडी हवा चलने वाली और सबसे ज्यादा सूखी जगह का है। और ये जो जर्नी है स्पेशली बता रहा है अंटार्कटिका के बारे में। कहा? अंटार्कटिका के बारे में। तो ये अंटार्कटिका के बारे में सबसे पहले बता रहा है कि अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, और बेसिकली अंटार्कटिका में होने वाले जो है ह्यूमन इंपैक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ह्यूमन इंपैक्ट के बारे में जो डिफॉरेस्टेशन और जितने सारे हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके बारे में भी हमारी नरेटर तिसानी दोषी जी बता रही है। तो क्या बता रही है हम लोग? जो थर्ड है, तो मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो मैन जो है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो है बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे भाई? ना मैन जो क्या कर रहे हैं अपने रहने के लिए जो जंगल को काट रहे हैं, और जंगल को काटना ही जो होता है, पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, जिसकी वजह से जो है फूड चेन और बहुत सारा जो है कार्बन साइकिल बहुत ज्यादा ये हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद जो हम लोग फॉसिल फ्यूल चला रहे हैं उससे कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, यही है। अब क्या होता है वो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है, और क्लाइमेट चेंज से क्या होगा भाई? ना क्लाइमेट चेंज से अंटार्कटिका में बेसिकली क्या है, अंटार्कटिका में जो है पूरे वर्ल्ड का 90% आइस वहां पर है, पूरे वर्ल्ड का 90% आइस है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होगा भाई? ना क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग जब हो रहा है तो टेम्परेचर हाई हो रहा है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग में वहां क्या इंपैक्ट बढ़ रहा है? इंपैक्ट पड़ रहा है आइस कैप मेल्टिंग, जो आइस का कैप है वो सब मेल्ट हो रहा है, और ग्लेशियर आर रिड्यूसिंग, जो ग्लेशियर सब है वो सब घट रहा है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी को मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि ये जो है ये एक जर्नी है। जिस जर्नी को हमारी नरेटर तिसानी दोषी जी जो कि ज्वाइन करती है, 52 का जो एक टीम रहता है 52 बच्चों का जो कि हाई स्कूल के होते हैं, और इनको जो है गोल्फ ग्रीन नाम का जो एक आदमी रहता है कैनेडियन, वो ऑर्गेनाइज करता है। तो उनको ज्वाइन करती है ताकि दुनिया का कोना कोना वो जगह कोल्डेस्ट विंडेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस वो घूम सके। और आपको एक बात बता दे कि जो चीज हम लोग थ्योरेटिकली नहीं समझ सकते उसको प्रैक्टिकली समझा जाता है। तो हमारी जो नरेटर है वो कहना चाहती है कि गोल्फ ग्रीन का जो मानना था, क्या मानना था भाई? ना गोल्फ ग्रीन का ये मानना था कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, वो जाकर के देखे कि ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से कितना ज्यादा खतरा बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा जो अच्छा प्लेस है उस चीज को दिखाने का एग्जांपल लेकर के जो प्लेस है वो है अंटार्कटिका। तो इस जर्नी को वो अंटार्कटिका ले जाकर के बच्चों को दिखाना चाहती है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या। तो अगला पॉइंट ये है स्टूडेंट ऑन आइस। जो ये है स्टूडेंट आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में। ये जो है उनके 52 बच्चे का जो है समूह, उसका एक टीम का नाम है, और उस टीम का और या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टूडेंट ऑफ ऑन आइस। ठीक है, इज अ प्रोग्राम। ये क्या है? एक प्रोग्राम है फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट। किसके लिए भाई? ना हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। और इसको हेडेड कौन कर रहे हैं भाई? ना एक कैनेडियन जिसका नाम क्या है? गोल्फ ग्रीन, वो जो है इनको कर रहे हैं। और इनका जो हो गया है, इसमें कितना साल वो अपना स्पेंड कर चुके हैं? उसमें 6 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, अब ये जान लेते हैं और आपको बता भी दिए कि जो गोल्फ ग्रीन का ये स्टूडेंट ऑन आइस ये प्रोग्राम का उनका एम क्या था। तो उनका एम मतलब कि उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य ये था, एम टू प्रोवाइड यंग स्टूडेंट, जो हमारे युवा स्टूडेंट है, युवा विद्यार्थी हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले टू सी और अंडरस्टैंड, मतलब उन्हें देखने के लिए और समझने के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या उनको देखने और समझने का मौका मिले? द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि कैसे ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से जो ह्यूमन जो अपना क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करके बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज करके बहुत ज्यादा हम लोग को हार्मफुल पहुंचा रहे हैं, और उनका खुद वो रिस्पॉन्सिबल है, ताकि युवा देखें और उससे क्या होगा, हम लोग के क्या है जो है फ्यूचर पॉलिसी मेकर है, जो हम लोग का स्टूडेंट है वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर है, ताकि वो उन्हें संभाल सके और इस चीज को देख करके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में उनका माइंड विकसित हो। ठीक है, अब जो ये जर्नी
करते हैं, वो जर्नी जो करते हैं वो एक रशियन रिसर्च शिप रहती है, ठीक है, रशियन रिसर्च शिप। अब देखो ये जब ओशन में जाएंगे तो कोई शिप के माध्यम से ही जाएंगे ना, तो वो जो शिप का नाम रहता है वो सॉरी वो शिप रहता है वो रशियन रिसर्च शिप रहता है, मतलब कि रशिया का रिसर्च शिप रहता है, जिसका नाम रहता है द अकादमी सुलक्षा, ठीक है। ये है शिप का नाम है, और ये आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पड़ेगा, आपका अगर आएगा क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपका ये आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च शिप, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ और व्हाट इज द नेम गिवन बाय द गोल्ड ग्रीन ऑफ अ टीम, ठीक है, वो टीम का नाम ये हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो है जर्नी वो शिप से जो करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वो जो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, दैट इज मद्रास, और मद्रास जो है पहले बोला जाता था, जिसको अभी चेन्नई बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो जर्नी वो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करने से जैसे देखिए हम लोग गाड़ी से निकलते हैं और कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो बहुत सारा टोल प्लाजा मिलता है, बहुत सारे चेक इन मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह जब ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है 9 टाइम जोन जहाँ टाइम वेरी करता है, जैसे हमारे इंडिया का 9 अलग टाइम जोन है, और भी अदर स्टेट का हो सकता है अदर टाइम जोन। तो जैसे वो पार करते हैं तो उनको 9 टाइम जोन मिलता है एट द जर्नी, और 6 चेक पॉइंट मिलता है। कितना मिलता है? 6 चेक पॉइंट। यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। और क्या मिलता है भाई कि वो आइस में जब अपना क्या बोलते हैं जर्नी स्टार्ट करते हैं तो 3 वाटर बॉडीज मिलता है। क्या मिलता है? 3 वाटर बॉडीज, और एटलीस्ट 3 इकोस्फीयर भी मिलता है उनको, बहुत तरह का। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनको याद रखिएगा, और ये आपका एग्जाम व्यूज बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं कि हमारी जो नरेटर है वो क्या बोलती है कि उन्होंने जो ये 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज, एटलीस्ट 3 इकोस्फीयर जो कवर करती हैं, उनको कवर करने में या तो फिर उनका जर्नी जो होता है 100 आवर्स का होता है। कितना आवर्स का होता है? 100 आवर्स के, और जिसकी वजह से वो टायर्ड हो चुकी है। अब वो ये एक्सप्लेन करती है कि उनका 100 आवर जो जर्नी रहता है वो किससे किससे करती है। उनका 100 आवर का जर्नी रहता है वो कार से, एरोप्लेन से एंड शिप से करती है। तो बेसिकली जो शिप का नाम दिया हुआ है, और ये सब कुछ भी हो सकता है जिनका नाम मेंशन इस बुक में नहीं है, ठीक है। अब इनका ये मानना है कि जैसे वो अंटार्कटिका पहुंचती है उनका देख करके दिमाग हिल जाता है। कैसे कि वो पहले के बारे में भी सोचती है, हिस्ट्री भी सोचती है कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया है। वो पहले सोचती है कि 650 मिलियन ईयर एगो, मतलब कि 665 साल पहले क्या था। ये जो था अभी जो है, अभी जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, इंडिया और बहुत सारे देश, बहुत सारे जो कंट्रीज है एक साथ मिले हुए थे। किसमें भाई? ना गोंडवाना में। गोंडवाना जो कि नॉर्थन सुपर कंटिनेंट हुआ करता था पहले, गोंडवाना। और यहाँ पर जो पहले अभी हम लोग का ग्लोब देखेंगे उसमें बहुत सारा कंट्रीज है, डिवाइडेड है। पहले क्या होता था? 2 ही था, जिसमें गोंडवाना है। और गोंडवाना में क्या हुआ कि गोंडवाना तब था जब हमारी इस ग्लोब में, या फिर हमारी इस धरती में, हमारी इस अर्थ में जब ह्यूमन बींग्स नहीं पहुंचे थे, ह्यूमन बींग्स जब नहीं पहुंचे थे, यही लिखा हुआ है हमारे ये पॉइंट। ह्यूमन बींग जब नहीं पहुंचे थे तब हमारा गोंडवाना यहाँ रहता था। और गोंडवाना में क्या मिलता था? बेसिकली वहां पर ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना मिलता था। जैसे बोल सकते हैं कि वैरायटी ऑफ ट्रीज, वैरायटी ऑफ बर्ड्स, ये सब मिलता था पहले, ठीक है। अब देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पहले तो उस तरह का था ना, और जैसे टाइम बीतता गया आफ्टर 500 ईयर, तो 500 साल बाद क्या हुआ कि जो हमारा गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड जो है वो अब कंट्रीज में डिवाइड होने लगा, सेपरेटेड होने लगा, ठीक है। सेपरेट जैसे ही होने लगा तो हमारा क्या हुआ ना, हमारा इंडिया पुश डाउन हो गया, ठीक है। पुश डाउन हो गया किसकी तरफ? एशिया कंटिनेंट की तरफ। और उसकी वजह से क्या हुआ? हमारा हिमालय क्रिएट हुआ। मतलब क्या समझा देता हूँ, इजी क्या हुआ। मतलब कि देख लीजिए, यहाँ देखिए ग्लोब है। अब ग्लोब जो है 2 भाग में पहले था, पहले 650 मिलियन ईयर एगो, और अभी जब ये 5 साल हो गया तब जो यहाँ मान लीजिए इंडिया होगा और यहाँ अंटार्कटिका होगा, तो ये धीरे इधर शिफ्ट करने लगा। और जैसे शिफ्ट किया ऊपर तरफ, नॉर्थ तरफ जैसे शिफ्ट किया तो ये एशिया में जाकर के शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ ना, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वही यहाँ पर बता रहा है आफ्टर 500 ईयर एगो। अब देखते हैं कि आगे क्या है ना। इतना बताने के बाद वो बताती है कि उनका उनका जो क्या बोलते हैं ये जो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑफ आइस, इनका पर्पस क्या था, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या था। तो इस प्रोग्राम का पर्पस था विजिट एंड नो अबाउट द अंटार्कटिका ओजन कार्बन इवोल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस। अब यही बता रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि जो है जो अंटार्कटिका है वो 90% जो कंज्यूम किया हुआ है आइस, ठीक है। अब चलिए अभी आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नोट्स को लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद नरेटर क्या बताती है, जैसे कि हम लोग बहुत से चीज़ों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानते हैं, उसी तरह अगर हम लोग को अपने अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जानना है तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका जाना चाहिए। वही ये पॉइंट बता रहा है। इफ यू वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देन वी गो टू देन अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका जाना चाहिए, जहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर एक सिंपल इकोसिस्टम है और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ तक अभी भी ह्यूमन बींग्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे वो क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हम लोग जैसे कि बहुत बात बोलते हैं कि एक छोटी सी बदलाव बहुत बड़ी बदलाव कर सकती है, छोटी सी प्रभाव बहुत बड़ी बदलाव कर सकती है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ की इसका लाइव एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। वो ये बता रही है, इट इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ द लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग चेंज। मतलब कि एक छोटी सी बदलाव कैसे बड़ी बदलाव ला सकती है, ठीक है। एक छोटी सी चेंज कौन बड़ी बदलाव ला सकती है, वही इसके बारे में बता रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल दिया है वो फोटोप्लैंक्टन का दिया। वो क्या होता है? वो एक सिंगल सेल प्लांट होता है और ये कहाँ पाया जाता है? सी में पाया जाता है। तो सी में क्या होता है? वहाँ पर
ना एक टाइप का ग्रास है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन को प्रिपेयर करती है। और फूड चेन के बारे में तो आप जानते होंगे ना, तो फूड चेन इससे कनेक्टेड है, मतलब कि पूरा ओशियन इसी से कनेक्टेड है। तो फोटोप्लैंक्टन में जो आता है वो आता है, देखिए यहाँ पर लिखा है नॉरिश एंड सस्टेन, ये दो ग्रास है, दे कैन सी दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये दो ग्रासेस है और जो कि अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं और इसके माध्यम से पूरा ओशियन में जितने भी जीव जंतु हैं सब इसी को खाकर सर्वाइव करते हैं और फूड चेन अपना बनाते हैं। तो क्या रखा है, देखिए द इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन इसी से बना हुआ है। अब देखिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके इफेक्ट को देखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि फ्यूचर में जो है इनका जो ये सब अपना खाना बना ही नहीं पाएंगे, तो इनका जो है अपना सर्वाइवल कैसे होगा। जैसे कि हमारा जो सालों पहले जिस तरह का था उस तरह का डायनासोर जिस तरह के यहाँ से चल गए, मतलब विलुप्त हो गए, उस तरह ये सब भी शायद विलुप्त हो सकते हैं। तो ये क्या बताते हैं साइंटिस्ट वन दैट अ फ्यूचर डिप्रेशन दैट ओजोन लेयर विल अफेक्टेड द लीव्स ऑफ द सी एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑफ दिस रीजन। आपको वही बता दिए कि जो ओजोन लेयर में जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफेक्ट से क्या क्या हो सकता है, मतलब कि बेसिकली जो हमारी नरेटर है तिसानी दोषी जी यही बताना चाहती है कि अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और उससे होने वाले कारण के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारी है वो डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या बताती हैं कि जैसे ही वो जा रही होती है तो उनका जो है जो सीप होता है वो फंस जाता है दो आइसलैंड के बीच। तो आइसलैंड कौन सा होता है ना, पेनिसुला और टेडपोल, ये दोनों आइसलैंड के बीच उनका जो है सीप फंस जाता है। तो उनको बोलते हैं, उनका जो कैप्टन होता है, क्रूज का जो कैप्टन होता है, सीप का जो कैप्टन होता है, उनको बोलते हैं कि आप लोग नीचे उतर जाओ और चलो। तो आप लोग समझ रहे हैं कि सी के ऊपर चलना, समुद्र के ऊपर चलना। तो आप लोग फिल्म में देखे होंगे कि जो सी रहता है, समुद्र रहता है, उसके ऊपर इतनी मोटी सी परत रहती है, क्या बोलते हैं आइस का, बर्फ का इतना, उसके ऊपर चलना। और चलते चलते हमारे जो नरेटर है, हमारे जो 52 इस ग्रुप के जो है स्टूडेंट ऑफ द आइस जो है इस प्रोग्राम का जितने भी मेंबर हैं वो देखते हैं कि 180 मीटर नीचे जितने भी हमारे क्या बोलते हैं ओशियन के अंदर जो है उनको देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, इट इज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट, मतलब कि पूरे विजिट में जो था ये जो है बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। और इस चैप्टर का जो नाम है, इस पॉइंट का जो नाम दिया है वॉकिंग ऑन द आइस, ये दिया हुआ है। दे क्लाइम डाउन, वो नीचे उतर जाते हैं और क्या क्या करते हैं वो चलते हैं एंड वर्क ऑन द ओशियन गैंग, मतलब लकड़ी का जो होता है पुल उसमें चलते हैं, इस तरह का जो होता है। और वो क्या थे, वो जो उनका समूह था 52% का था, ये तो आपको बता दिए। और वर्क ऑन मीटर थिक आइस पैक, और वो सब चलते हैं। ठीक है, 180 मीटर ऑफ ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, उसके नीचे क्या था, सॉल्ट वाटर था। सील्स वेयर इंजॉइंग द सेवरल्स इन द सी ऑफ द आइस, मतलब कि जितने भी जीव जंतु थे उस सी के नीचे अपना इंजॉय कर रहे थे, किसमें, सन का जो ये था लाइट था उससे। अब देखिए क्या बताते हैं नरेटर, अब ये सोच करके चिंतित है, नरेटर वाज वंडर्ड, मतलब कि जो नरेटर है वो वंडर है अबाउट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, मतलब कि जो इतना सुंदर प्लेस है, पीसफुल, पूरा शांत जगह है, इसके बारे में जो ह्यूमन इंपैक्ट से होने वाले प्रभाव से इसके बारे में सोच करके ये है कि विजिट दैट वुड हैड नॉट बिकम अ वार्म प्लेस, जैसे कि पहले 650 मिलियन ईयर्स एगो जिस तरह ये आग का गोला था उस तरह अगर हो जाएगा तो क्या होगा। व्हाट हैपेंड, रिजल्ट कैन बी बैड, क्या हो सकता है जो उसका प्रभाव होगा बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो चैप्टर होता है यही समाप्त होता है। ये जो हमारी जो नरेटर है वो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ये बताना चाहती है कि ह्यूमन इंपैक्ट की वजह से जो हमारे पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में जो हो रहा इंपैक्ट है उसको वो बताना चाहती है। और बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा वो बता रही है कि रिमेंबरिंग जो थी उनका वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से हो रही प्रभाव के कारण बहुत से ऐसे ब्यूटी प्लेस है जिसको हार्म पहुंच रहा है, फूड चेन में हार्म पहुंच रहा है। तो जो हम लोग को चाहिए धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा फॉसिल फ्यूल जैसे कि हम लोग जला रहे हैं अभी उस तरह का नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप लोग को समझने में आसानी होगा ये चैप्टर, तो वीडियो को पूरा देखिए और जहां तक हो सकता है वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। ये इसमें चैप्टर में बस कुछ बेसिकली क्वेश्चन पूछने वाला है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो उसमें आपको ये पूछ सकता है कि कितने, जैसे कि आपका एक सेट्स में क्वेश्चन है कि कितने टाइम जोन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, या कितने चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हैं, इस तरह का आप लोग कुछ क्वेश्चन है। और भी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये पूछ सकता है आप लोग का। यहाँ और भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि हाउ मेनी मेंबर्स इन दिस प्रोग्राम, ये पूछ सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर और द नरेटर, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, मतलब कि दो चार लाइन दे देगा और बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टोरी, तो आप लोग ये लिख सकते हैं द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। इस तरह क्वेश्चन आएगा। बेसिकली ये जो चैप्टर है हाल फिलहाल में ऐड किया गया है और चैप्टर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जहां तक हो सकता है वीडियो को शेयर कर दे। थैंक यू, बाय बाय।